नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। जैसे कि आप सभी को पता है, कल जो है हमारा नेट का पेपर है। आप सभी को सर्वप्रथम ढेर सारी शुभकामनाएं। एग्ज़ाम से पहले जो कुछ भी मन में उलझनें होती है वह सभी उलझनें छोड़ दीजिए और जो कुछ भी आपका अध्ययन हुआ है वह पर्याप्त है ऐसा समझकर आप एग्ज़ाम के लिए जाइए। फिलहाल हम कुछ PYQ क्वेश्चन देखते हैं और बाद में एक छोटा सा वीडियो जो है कल एग्ज़ाम में किस प्रकार जाना है उस पर हम बनाएंगे। तो आज के इस प्रश्न श्रृंखला में हम आगे का प्रश्न देखते हैं। किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद, लतीफ़ शाह और बुल्ले शाह की कविताओं की बहुतायत से प्रयोग किया गया है? तो इसका उत्तर जिंदगीनामा जो है कृष्णा सोबती का उपन्यास है वहाँ है। अभी जिंदगीनामा उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद और लतीफ़ बुल्ले शाह कविताओं का बहुतायत से प्रयोग हुआ है। कृष्णा सोबती ने अब तक कुल 6 उपन्यास यानी कृष्णा सोबती ने कितने उपन्यास लिखे हैं? तो 6 उपन्यास लिखे हैं और 6 उपन्यासों में सबसे प्रथम है कालक्रमानुसार यदि पूछा जाए तो सूरजमुखी अंधेरे के जो 1972 में प्रकाशित होता है। फिर जिंदगीनामा 1979, दिलो दानिश 1993, समय सरगम 2000 और गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान ये 2017 में है और चैत्रा नामक उपन्यास भी 2019 में प्रकाशित हुआ है। जिंदगीनामा एक बड़ा उपन्यास है। इसमें पंजाब की विगत जिंदगी की पूरा यानी पंजाब के पूरी जो जिंदगी है उस जिंदगी का चित्रण किया गया है। जिंदगीनामा उपन्यास के प्रमुख पात्र यानी जिंदगीनामा उपन्यास के पात्र कौन है? शाहनी, शाहजी, महरी चाची, राबिया, करम बीबी, सरफराज और जोरावर, यह जो है जिंदगीनामा उपन्यास के पात्र है। तमस उपन्यास भीष्म साहनी का है। झूठा सच यशपाल जो 2 भागों में है। शेखर एक जीवनी यह आगे का है, यह भी 2 भागों में है, आगे का भी याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है लाल पान की बेगम कहानी। लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ किसी ट्यूशन वाली कहकर संबोधित करती है? तो इसका उत्तर होगा जंगे की पुतिहू। लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ जंगे की पुतिहू को ट्यूशन वाली कहकर संबोधित करती है, यानी ट्यूशन वाली कहकर। अरे ट्यूशन वाली तो रोती है काहे, यानी जब वो गाड़ी लेकर निकलते हैं और वह नहीं ले जाती है इसलिए वह रोती है। तो फिर वह कहती है कि अरे ट्यूशन वाली तू काहे रोती है, बैठो हमारी गाड़ी में। ऐसा बिरजू की माँ ने पुचकार कर कहा, आ जा, झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी हुई है बेचारी, आ जल्दी। ये लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ का कथन है। लाल पान की बेगम कहानी के प्रमुख पात्र। लाल पान की बेगम कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? बिरजू की माँ यानी बिरजू की माँ चंपिया, और बिरजू का पूरा नाम क्या है? तो बीरज मोहन है। चंपिया सुनरी, मखनी फुआ, जंगे की पतिहू और राधे की बेटी। उसके बाद फणीश्वरात रेणु की कहानी संग्रह में ठुमरी, अग्निकौर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहर की धूप सभी कहानी संग्रह है। रेणु जी की प्रसिद्ध कहानियाँ यानी रेणु जी की प्रसिद्ध कहानियाँ कौन सी है? रसप्रिया, ठेस, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, एक आदिम रात्रि की महक, पंचलाइट, पहलवान की ढोलक और संवदिया, अगला और भैंस, 3 बिंदिया, ये इम्पोर्टेंट कहानियाँ हैं। उसके बाद है अगला प्रश्न, चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो चंद्रदेव से मेरी बातें यह जो कहानी है, यह कहानी सरस्वती पत्रिका में 1904 में प्रकाशित हुई थी। नहीं, सरस्वती पत्रिका नहीं, कोई और ही है। चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम सन 1904 में प्रकाशित हुई थी। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी राजेंद्र बाला घोष ने, चंद्रदेव से मेरी कहानी किसने लिखी है? तो राजेंद्र बाला घोष जी ने लिखी है। इनकी कहानियाँ भी राजेंद्र बाला घोष की कालक्रमानुसार कहानियाँ क्या है? सबसे प्रथम है चंद्रदेव से मेरी बातें जो 1904 में प्रकाशित होती है। उसके बाद है कुंभ में छोटी बहू जो 1906 में है, दुलाई वाली 1907 और दालिया 1909, ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी।
उसके बाद यह जो चंद्रदेव से मेरी बातें हैं, यह कहानी पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। इसमें दो ही पात्र हैं, चंद्रदेव और लेखिका, जिस पर शिव शंभू के चिट्ठी निबंध का प्रभाव देखा जा सकता है। इस कहानी में यानी चंद्रदेव से मेरी बातें, इस कहानी में लॉर्ड कर्जन जो गवर्नर थे भारत के, उन पर जो है व्यंग्य किया गया है। कहानी में मुख्य पात्र भगवान चंद्रदेव और स्वयं लेखिका ये दो ही पात्र है। अगला कथन देखते हैं। आज तक कभी ऐसा न हुआ न कभी सुना, गजब हो गया अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया कहानी में, उपयुक्त कथन किसका है? तो यह कथन जो है नवाब बीबी ने शाहानी से कहा गया है, जब वो लेने के लिए ट्रक को आता है तब का। अगला देखते हैं। पवित्रता माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख। पवित्रता माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख। पुण्य की कसौटी में पाप, उपयुक्त संवाद स्कंदगुप्त नाटक में किसका है? तो स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना का कथन है। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी में पाप, उपयुक्त संवाद स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना का है। इसके प्रमुख पात्र यानी स्कंदगुप्त नाटक के प्रमुख पात्रों में स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, पर्णदत्त, चक्रपालिक, बंधुवर्मा, भीमवर्मा, मातृगुप्त, प्रपंचबुद्धि, शर्वनाग, कुमारदास, धातुसेन, पुरगुप्त, भट्टारक, देवसेना, प्रख्यात कीर्ति, देवकी, अनंत देवी, देवसेना, विजया, कमला, रामा, ये स्कंदगुप्त नाटक के पात्र है। अब स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त का कथन कौन सा है? अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है, ये स्कंदगुप्त का कथन है और ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक है। जयशंकर प्रसाद के नाटक देखते हैं। प्रथम है सज्जन, जो 1910 में प्रकाशित होता है। उसके बाद है कल्याणी 1912, करुणालय 1912, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927 और स्कंदगुप्त 1928, एक घुट 1930 और चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी 1933। ये जयशंकर प्रसाद के नाटकों का क्रम है, याद रखिए, पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निर्वकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, फिर चिंता किस बात की। ये चंद्रगुप्त नाटक में किसका कवच संवाद है? तो यह सिंह हरण का संवाद है। ये भी चंद्रगुप्त नाटक भी इसका ही है, अपने जयशंकर प्रसाद का। मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निर्वकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, फिर चिंता किस बात की। यह जो संवाद है चंद्रगुप्त नाटक में सिंह हरण का है। चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का है और चंद्रगुप्त नाटक के अन्य जो महत्वपूर्ण कथन है वह भी हम देखेंगे। मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है, ये कार्नेलिया का कथन है। यदि प्रेम ही मनुष्य का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अजरज क्षितिज को मिलता एक सहारा। यह भी पंक्ति है। उसके बाद है हिमाद्री तरंग श्रृंग से शुभबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती, जय माँ भारती। यह भी का समवेत गायन है। अगला देखते हैं। ये जो है यह अंजोदीदी नाटक से कथन है कि श्रीपत बेहद गंवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ। तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ और तुम्हें मेरा
पल भर को भी यहाँ बैठना नहीं सुआ था। ये उपरोक्त संवाद आंजू दीदी नाटक में किसका है? तो यह श्रीपद का है, जो आंजू दीदी का भाई है उसका है। इंद्र नारायण यह आंजू दीदी का पति है, और ये नज़ीर ये जो है नहीं है, लेकिन ये श्रीपद का कथन है। यहाँ पर पात्र जो है वह भी हम देखते हैं। उपर्युक्त संवाद आंजू दीदी नाटक में श्रीपद द्वारा कहा गया है। उपेंद्रनाथ आश्क का यानी उपेंद्रनाथ आश्क का चर्चित नाटक है आंजू दीदी। नाटक में यह आंजू दीदी नाटक इस प्रकार है। नायिका प्रदान है। इस नाटक में पारिवारिक और मनोवैज्ञानिक कथावस्तु है तथा नारी की कठोर पारिवारिक निमंत्रण से परिवार विघटन यानी जो कठोर पारिवारिक नियंत्रण है, नियम है, उससे परिवार विघटित की समस्या को उजागर किया गया है। इसमें प्रमुख पात्र है अंजलि। अंजलि को ही आंजू दीदी कहा जाता है। और अंजलि की उम्र कितनी है आंजू दीदी की? तो 30 वर्ष है। श्रीपति आंजू दीदी का भाई, यानी श्रीपति कौन है? तो आंजू दीदी का भाई है। और श्रीपति की उम्र कितनी है? 27-28 वर्ष। उसके बाद है इंद्र नारायण। आंजू दीदी का पति वकील है और उम्र है वकील की 38 और 40 वर्ष, 38-40 के बीच में। अनिमा अंजू दीदी की सहेली। अनिमा कौन है? तो आंजू दीदी की सहेली है। नीरज आंजू दीदी का पुत्र जो 11 वर्ष का है। मुन्नी नौकरानी है और राघु भी नौकर है। याद रखिए आंजू दीदी के पुत्र नीरज। आंजू दीदी के पुत्र कौन है? नीरज। और नीरज की उम्र कितनी है? 11 साल है। याद रखिए, पूछा जा सकता है। उपेंद्रनाथ आश्क के नाटक कौन से है? जय पराजय, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, कैद, उड़ान, पैतरे, अंजू दीदी, आधी गली, बड़े खिलाड़ी और भंवर। याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं। जिसकी आत्मा कमज़ोर हो, जिसे लालच स्वार्थ से यह रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा? भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है। जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है। इसलिए श्रद्धा देना जानती है। आप इस बकरी को जितना दे उतना कम है। उपयुक्त संवाद बकरी नाटक में किसका है? तो यह सत्यवीर का कथन है। सत्यवीर का है। यह बकरी नाटक जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है। बकरी सत्यवीर का द्वारा है और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का लिखा हुआ नाटक है, जो 1974 में प्रकाशित होता है। सक्सेना जी के प्रमुख नाटक है, यानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटकों में बकरी 1974, लड़ाई 1979, आप गरीबी हटाओ 1981, कल भात आएगा। बकरी नाटक के संबंध में सर्वेश्वर दयाल का कथन, यानी बकरी नाटक के संबंध में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का कथन है। यह नाटक हमारी स्वाधीनता की तलछट का चित्र है। तलछट जो समय बीतने के साथ गहरी होती गई है। इस नाटक की रचना उत्तर प्रदेश की नौटंकी शैली में हुई है। यानी निम्नलिखित में से कोई किस नाटक की रचना उत्तर प्रदेश की नौटंकी शैली में हुई है? तो वहाँ पर बकरी विकल्प होगा, तो उसको आप टिक लगाइए। इसमें दोहा, यानी बकरी नाटक में कौन क्या है? दोहा, चौबेला, बहरे तबील, कहरवा आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। बकरी नाटक के पात्र कौन कौन से हैं? तो नट नटी, भिष्टी, दुर्जन सिंह, कर्म सिंह, सत्यवीर और विपत्ति। यह जो है बकरी नाटक के पात्र है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे। यह कथन प्रेमचंद का है। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में यह कथन कहा है। हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे। यह कथन किसके बारे में, यानी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में कहा है, जो प्रेमचंद घर में नामक जीवनी है। हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे। यह कथन शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में कहा है। पत्नी द्वारा लिखी गई प्रेमचंद की जीवनी प्रेमचंद घर में का पहली बार प्रकाशन, यानी प्रेमचंद घर में का पहली बार प्रकाशन कब हुआ? तो 1944 में हुआ। याद रखिए, प्रेमचंद के बारे में तमाम लोगों के कलम चलाई, यानी प्रेमचंद के बारे में बहुत सारे लोगों ने लिखा है। खुद के उसके पुत्र, यानी प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने कलम का सिपाही नाम से मुंशी प्रेमचंद की जीवनी लिखी है। यानी कलम का सिपाही नामक प्रेमचंद की जीवनी किसने लिखी है? उनके पुत्र अमृत राय ने लिखी है। उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने भी एक जीवनी लिखी है, प्रेमचंद घर में। शिवरानी देवी प्रेमचंद के साथ रहती हुई उनके जीवन की तमाम छोटी बड़ी घटनाओं की साक्षी रही है।
शिवरानी ने क्यों लिखी होगी प्रेमचंद की जीवनी? उन्होंने साफ शब्दों में कहा, यानी शिवरानी ने क्यों लिखी है प्रेमचंद की जीवनी? तो शिवरानी देवी ने साफ शब्दों में कहा है, इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य उस महान आत्मा की कीर्ति फैलाना नहीं है, जैसा कि अधिकांश जीवनियों में होता है। वह यह कहती है कि यह पुस्तक साहित्यिक आलोचकों की प्रेमचंद साहित्य समझने में मदद पहुंचाएगी। ये शिवरानी देवी का कथन है भूमिका से, अमुक से। अगला देखते हैं। मैं परिधियां लांघ सकता था, सीमाएं तोड़ सकता, यानी मैं परिधियां लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी। दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता है, इसलिए सीमा को तोड़ने मात्र का आभास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। उपयुक्त कथन किस पुस्तक से है? तो यह पुस्तक अपहूदरी, यानी जो रमणिका गुप्ता की आत्मकथा जो है उससे है अपहूदरी। अपहूदरी पुस्तक में अपहूदरी रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। यह पुस्तक एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा है, यानी अपहूदरी क्या है? एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा। अपहूदरी पंजाबी भाषा का शब्द है। अपहूदरी किस भाषा का शब्द है? तो पंजाबी भाषा का। इस पुस्तक में पंजाब की एक कुड़मार नामक कुप्रथा का वर्णन किया है, यानी याद रखिए कुड़ीमार कुड़ीमार नामक कुप्रथा का वर्णन किस पुस्तक में हुआ है? तो रमणिका गुप्ता की अपहूदरी आत्मकथा में हुआ है, याद रखिए। अपहूदरी रमणिका गुप्ता के जीवन की वास्तविकता को परत दर परत खोलती है। बोल्डो निर्भीक आत्मस्वीकृति की साहसिक गाथा है, जिसमें लेखिका के बचपन से लेकर धनबाद तक की यात्रा काल, साहित्य, समाज से और राजनीति संघर्षों को चिन्हित रचनाकार की अद्वितीय दुनिया थी। यानी इसमें जो कोयला खदान कामगार है उसके भी बारे में लिखा गया है। अपहूदरी में स्त्री बोल्ड लेखक का फलक बहुत व्यापक है। इस आत्मकथा का प्रमुख आयाम स्त्री मुक्ति से भी प्रबंध, यानी स्त्री मुक्ति से। चंपा पात्र का निम्नलिखित में से किसके जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान है? याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। चंपा पात्र का निम्नलिखित में से किसके जीवन में महत्वपूर्ण काल है? तो हरिवंश राय बच्चन, जो उनकी आत्मकथा थी उसमें। चंपा पात्र का हरिवंश राय बच्चन के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रहा। हरिवंश राय बच्चन ने 4 आत्मकथाएं ली, यानी हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में है? 4 भागों में है। प्रथम है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, और 10 द्वार से सोपान तक। यानी अंतिम क्या है? 10 द्वार से सोपान तक, और पहला क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं। उसके बीच के 2 क्या है? फिर क्या भूलूं क्या याद करूं के बाद नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, और 10 द्वार से सोपान तक। ये 4 खंडों में ही याद रखिए। बच्चन सिंह की नहीं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। क्या भूलूं क्या याद करूं, इसमें उन्होंने अपनी पहली बीवी श्यामा के बारे में लिखा है, और इस किताब को श्यामा की मौत पर खत्म किया गया है। श्यामा से शादी से पहले हरिवंश राय बच्चन का एक अफेयर हुआ अपने दोस्त करकल की बीवी, यानी करकल की बीवी चंपा, जो करकल का निधन होता है तब से, और करकल की मर्जी के साथ। हालांकि बच्चन जी इसे राधा श्यामा के प्रेम की तरह परिभाषित करते हैं। करकल की असामयिक मौत से पहले करकल ने उसे उनका ध्यान रखने के लिए भी वायदा लिया था। यह हमने लाइन बाय लाइन पढ़ा है। अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो यह जो है रमणिका गुप्ता नहीं, शीला अग्रवाल। तो ये मनु भंडारी, यानी अध्यापिका शीला अग्रवाल किसके जीवन में निर्माण का कार्य किया? तो यह मनु भंडारी, जो उनकी आत्मकथा, एक कहानी, यह भी जब हम पढ़ते हैं तो इसमें उल्लेख है। मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर 2 लोगों का प्रभाव विशेष रूप से दिखाई दे, यानी 2 लोगों में सबसे प्रथम कौन है? पिता, और द्वितीय उनकी हिंदी अध्यापिका शीला अग्रवाल। मनु भंडारी के पिता का व्यवहार उनके जीवन को अत्यधिक प्रभावित करते थे। उनके पिता उनकी बड़ी अपेक्षा करते थे। इससे इनके मन में आत्मविश्वास की कमी हो गई। भविष्य में अपनी सफलता पर लेखिका को कभी भरोसा नहीं हुआ। पिता द्वारा लोगों पर शक करने की आदत भी उनके व्यक्तित्व में स्वतः ही आ गई।
10वीं कक्षा में उनकी पहचान हिंदी की यानी एक मिनट। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न नहीं, अगला प्रश्न है यहाँ पर किस देश में सभी पेड़ भरे हुए नहीं होते, यानी किस देश में सभी पेड़ भरे हुए नहीं होते हैं। किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वही उनके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल मसाला बनावे जिससे इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे। उपयुक्त पंक्ति किस निबंध से, तो यह पंक्ति किस निबंध से होगी, तो यह जो है भारतवर्ष उन्नति कैसे होगी इस निबंध से है। अब हम यहाँ पर देखते हैं दिल्ली दरबार दर्पण, यह किसका निबंध है, भारतेंदु का। शिव शंभू के चीटे बालमुकुंद गुप्त का है। उठ जाग मुसाफिर विवेकी राय द्वारा लिखित निबंध है। उसके बाद का प्रश्न देखते हैं, रचना है स्वयं पाठकों से संवाद कर बहुत बताएगी और यह भी बताएगी कि लेखक का ध्यान रचनाओं में दो ही बिंदु पर रहा है, एक तो विचार चिंतन और दूसरा लालित्य। जो कह सके ललित निबंध ठहरी हुई विदा है। उपयुक्त कथन किस निबंधकार का है, तो यह विवेकी राय का कथन है। विवेकी राय के निबंध देखते हैं, मनबोध मास्टर की डायरी, गवई गंध गुलाब, फिर बैतवा डाल पर, आस्था और चितवन, जुलूस रुका है, उठ जाग मुसाफिर, यह जो है विवेकी राय के निबंध संग्रह है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन से निबंधकार है, ललित निबंधकार है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह है अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार वितर्क, कुटज, अशोक पर्व, इनके निबंध है। यानी ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह कौन से है, याद रखिए, अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार वितर्क, कुटज और आलोक पर्व। उसके बाद है हजारी प्रसाद द्विवेदी के महत्वपूर्ण निबंध कल्पतरु, साहित्य सहचर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, देवदारू, बसंत आ गया, वर्षा घनपति से घनश्याम तक, मेरी जन्मभूमि, परंपरा और आधुनिकता, कुटज, ये महत्वपूर्ण हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है, याद रखिए। उसके बाद है विद्यानिवास मिश्र के निबंध है, यानी विद्यानिवास मिश्र के निबंध कौन से है, गांधी का करुण रस, चिड़िया रैन बसेरा, चितवन की छाह, हल्दी दूब, कदम की फूली डाली, आंगन का पंछी और बंजारा मन, विद्यानिवास मिश्र का है। मैंने सिल पहुँचाई, फागुन दुईरे दिन, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, साहित्य के सरोकार। उसके बाद कुबेरनाथ राय के निबंध है। कुबेरनाथ राय के निबंध कौन से है, प्रिया नीलकंठी, रस आकेटक, गंध मादक, विषाद बांसुरी, विषाद योग, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, पत्र मणि पुतुल के नाम, मन पवन की नौका, किरात नदी में, चंद्रमधु, दृष्टि अभिसार, मराल, आगम की नाव और उत्तर कुरु, यह जो किसके निबंध है, यह कुबेरनाथ राय के निबंध है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विद्यानिवास मिश्र कृत निबंध नहीं है, तो विद्यानिवास मिश्र का कौन सा यहाँ पर निबंध नहीं है, तो छोटे छोटे सुख, यह जो है विद्यानिवास मिश्र का नहीं है। तो छोटे छोटे सुख किसका है, तो रामदरस मिश्र जी का है। रामदरस मिश्र के निबंधों में कितने बजे, बबूल और कैक्टस, रामदरस मिश्र जी का निबंध संग्रह, यानी कितने बजे और बबूल और कैक्टस, यह रामदरस मिश्र के निबंध संग्रह है। साहित्य के सरोकार, कविता का देश, अभिव्यंजक गद्य निबंध विद्यानिवास मिश्र जी के हैं। आगे देखते हैं, मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणिज वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियाँ रह गई हैं। उपयुक्त पंक्तियाँ किस निबंध से, तो यह नाखून क्यों बढ़ते निबंध से है। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियाँ रह गई है। उपयुक्त पंक्तियाँ नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से उत्कृत है, यानी नाखून क्यों बढ़ते निबंध से है। यह निबंध यानी नाखून क्यों बढ़ते निबंध किसका है,
तो यह निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इसके अन्य निबंध यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य निबंधों में कौन से हैं? कल्पतरु, साहित्य सहचर, अशोक के फूल, देवदारू, बसंत आ गया, वर्षा घनपति से घनश्याम तक, मेरी जन्मभूमि, घर जोड़ने की माया। घर जोड़ने की माया इम्पोर्टेंट है। अन्य निबंध संग्रह यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य निबंध संग्रह कौन से है? कालक्रमानुसार पूछा जा सकता है। तो सबसे प्रथम है अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, कुछ कूटज 1964, आलोक पर्व 1972। यह जो है निबंध कालक्रमानुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध संग्रह है। याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। और हम एक निबंध पढ़े, एक प्रश्न का उत्तर जानती हूँ, उससे जुड़ी अन्य जो कड़ियाँ है उसका भी हम जान रहे हैं, इसलिए मैं यह लेकर आया हूँ। कल परीक्षा है तो आज शिव शंभू के चिट्टे। शिव शंभू के चिट्टे बालमुकुंद गुप्त का है। मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह का है। उठ जाग मुसाफिर विवेकी राय का है। सौर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। यानी सौर ध्वनियाँ होती है, उसमें जो तत्व होते हैं उन तत्वों कौन कौन से, इस पर विचार करने के लिए कहा गया है और हम विचार करेंगे। सौर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्य इस प्रकार है। उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 है। यानी उच्चारण की दृष्टि से कितने स्वर है? तो 10 स्वर है उच्चारण की दृष्टि से। सौर ध्वनि के उच्चारण में हवा अबाध गति मुख विवर से निकलती है। मात्रा के आधार पर स्वयं 2 प्रकार होते हैं। यानी मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। यानी पूछा जा सकता है, मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। याद रखिए। अभी स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार है, इस पर भी हम देखेंगे। स्वरों का वर्गीकरण में मुख विवर के आधार पर, यानी मुख विवर के आधार पर कौन से है? क विवर्त आ, यह है। फिर अर्ध विवर्त में अर्ध विवर्त स्वर कौन से है? अ, ए, ओ, आर। संवर्त ई, उ, ये जो है संवर्त स्वर है। उसके बाद ईशत संवर्त में ए, ओ आते हैं। जीवा की स्थिति पर आधार पर, यानी जीवा जो होती है उस स्थिति के आधार पर स्वर कौन से है? तो अग्रस्वर कौन से है? ई, ए, यह जो है अग्रस्वर है, यानी जीवा के आधार पर। फिर मध्य स्वर अ, यानी हमारी जो जीभ की जो जीभ का जो प्रारंभिक भाग है वह ऐसे ऊपरी पर वह ये मध्यस्थता के अंदर मुंह के मध्य स्तर पर जाता है। ऐसा उच्चारण करते हैं तब। ये मध्य स्तर जो है मध्य स्वर कौन सा है? अ है। पच्चे स्वर कौन सा है? आ, उ, ओ, ये पच्चे स्वर है। ओष्ठ के आधार पर, अभी ओष्ठ के आधार पर फिर 2 स्वर है, अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। अवृत्तमुखी कौन से है? अ, ई और ए, ये अवृत्त स्वर है। उसके बाद वृत्तमुखी कौन से है? उ, ओ, यानी उ का उच्चारण करते हैं, ओ का उच्चारण करते हैं। हमारे जो ओठ है वहाँ ओठ एक वर्तुलाकार बनते हैं, ओ, उ ऐसा करते हैं तब। क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य है। अभी क्रिया के संबंध में कौन से तथ्य है? क्रिया के संबंध में उचित तथ्य निम्नलिखित है। जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती है वे समापिका क्रियाएं कहती है। यानी जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती है उसको कौन सी क्रिया कहा जाता है? समापिका क्रियाएं कहा जाता है। जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। यानी क्रिया कैसे कहते हैं? जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है, बताया जाता है, तो उसको क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। यानी क्रिया के मूल अंश को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु युगीन कविताओं में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी भारतेंदु युगीन जो कथन दिए गए हैं कविता के, तो उसमें से दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित है, काफ़ी सही है। गीत गोविंद और वर्षा विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं है उनकी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रातः समीरण कविता में बांग्ला पयार छंद का प्रयोग किया है। भारतेंदु द्वारा रचित अन्य काव्य निम्नलिखित है। यानी भारतेंदु द्वारा रचित अन्य काव्य संग्रह कौन से है? प्रेमा श्रुति वर्षन,
सत्सई श्रृंगार, मुकुल मधु मुकुल, भक्ति वर्चस्व, वैशाख महात्म्य, विनय विनय प्रेम पचासा, उर्दू का स्यापा, बकरी विलाप, अपवर्ग पंचक, विजयिनी विजय वैजंती और रिपुनाष्टक। यह जो है भारतेंदु की कविताएं हैं, कविता संग्रह है। अगला प्रश्न है, गद्य विधाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी गद्य विधाओं से संबंधित। गद्य विधाओं से संबंधित कथन निम्नलिखित है। रुंजल धंजल फणिश्रात रेणु द्वारा रचित, यानी रुंजल धंजल यह किसकी रचना है? फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित रचनाएं रचित बाढ़ और सूखे से संबंधित रिपोर्टाज है। यानी रुंजल धंजल यह रिपोर्टाज विधा की रचना है। और किसकी है? यह फणीश्वरनाथ रेणु की है। और बाढ़ और सूखे का वर्णन इसमें है। ज्ञानमंडल बनारस द्वारा 2 खंडों में प्रकाशित साहित्य कोश के संपादक रामकुमार वर्मा थे। हज़रत प्रसाद द्विवेदी अपने निबंधों में भारत के सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। अभी यहाँ पर लेखक और रिपोर्टाज यह हम देखेंगे। शिवदास सिंह चौहान का लक्ष्मीपुरा है। रांगे राघव का तूफानों के बीच है। उपेंद्रनाथ आजकल का पहाड़ों में प्रेममय संगीत, धर्मवीर भारती का युद्ध यात्रा, फणीश्वरनाथ रेणु के नेपाली क्रांति तथा श्रुत अश्रुत पूर्व एकलव्य के नोट्स, ये फणीश्वरनाथ रेणु की है। फिर विवेकी राय का जुलूस रुका हुआ और बाढ़, ये विवेकी राय के है रिपोर्टाज। अगला प्रश्न है, आत्मकथा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आत्मकथा के संबंध में है बनारसी दास जैन की आत्मकथा हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। बिल्कुल सही है। जोश मलिहाबादी की यादों की बारात, अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट तथा हंस बोड़कर की सुनो सुनाती हूँ अनुदित आत्मकथाएं के उदाहरण है। बिल्कुल सही है। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। बाबू श्याम सुंदर दास की आत्मकथा कौन सी है? मेरी आत्मकहानी, जो 1941 में प्रकाशित हुई है। जानकी देवी बजाज हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका है। यानी हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका कौन है? तो जानकी देवी बजाज है। मोहनदास नेमिष राय कृत अपने अपने पिंजरे 1995 में हिंदी की पहली आत्मकथा है। अपने पिंजरे। रामविलास शर्मा ने 3 भागों में प्रकाशित, यानी रामविलास शर्मा की आत्मकथा 3 भागों में है। रामविलास शर्मा ने अपनी 3 भागों में प्रकाशित आत्मकथा को अपनी धरती अपने लोग शीर्षक से यानी अपनी धरती अपने लोग किसकी आत्मकथा है? तो रामविलास शर्मा की है। हिंदी के प्रमुख आत्मकथाएं और उनके लेखक, यानी हिंदी के प्रमुख आत्मकथाएं और उसके लेखक कौन कौन से हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथाएं नाम से है। योगी हरि की मेरा जीवन प्रवाह, अंबिका दत्त व्यास का निज वृत्तांत, राहुल सांस्कृतिक का मेरी जीवन यात्रा, रमणिका गुप्ता का हादसे और आपहुदरी, मैत्री पुष्पा का कस्तूरी कुंडल बसे यह आत्मकथा है। प्रभा खेतान का गुड़िया भीतर गुड़िया, अन्य से अन्याय। फिर चंद्रकिरण सौरेक्षा पिंजरे की मैना याद रखिए। तो यहाँ पर हम रुकते हैं और ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और कल के एग्ज़ाम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।